केशवनगर राज्य के एक छोटे से गांव हरियालीपुर में बूढ़ा अभिमन्यु अपनी बूढ़ी पत्नी राधा के साथ रहा करता था। अभिमन्यु जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचा करता था। एक दिन अभिमन्यु कुल्हाड़ी लेकर अपने घर से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी वो जोर जोर से खांसने लगा। अभिमन्यु को खांसते हुए देख अभिमन्यु की पत्नी राधा उससे बोली, आपके क्या हुआ? अरे पता नहीं राधा, कुछ दिनों से ये खांसी मुझे बहुत परेशान कर रही है। अगर आपने अपनी बीमारी का इलाज नहीं कराया तो ये और बढ़ जाएगी। भगवान न करे अगर आप ज्यादा बीमार पड़ गए तो फिर क्या होगा? अपनी पत्नी की बात सुनकर अभिमन्यु गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, शायद तुम ठीक कह रही हो राधा। अब मुझे लकड़ियां काटने में भी समस्या होने लगी है और मैं जल्दी थक भी जाता हूं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने सुना है कि केशव नगर के महाराज बहुत दयालु हैं। जी, जैसा आपको सही लगे। अगले दिन अभिमन्यु केशवनगर राज्य के राजमहल के अंदर पहुंच गया और केशवनगर के राजा विक्रम की ओर अपनी सारी परेशानी बताते हुए बोला, मेरी मदद कीजिए महाराज, मुझे अपनी बीमारी के इलाज करने के लिए कुछ धन की आवश्यकता है। मदद कीजिए महाराज। हम अपनी प्रजा को मुसीबत में नहीं देख सकते अभिमन्यु। ठीक है, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। इतना बोलकर राजा विक्रम ने 100 स्वर्ण मुद्राओं की एक पोटली अभिमन्यु को दे दी। जाओ और अपनी बीमारी का इलाज कराओ, जाओ। अभिमन्यु स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर खुशी खुशी महल से बाहर 100 स्वर्ण मुद्राओं की थैली है जो राजा विक्रम ने मुझे दी है। मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ और मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरी पत्नी है और हमारी कोई संतान भी नहीं है। देखो, मैं कुछ दिनों से बीमार चल रहा हूँ और बीमार होने की वजह से मैं कोई काम काज नहीं कर पा रहा हूँ। इसी कारण से मदद मांगने के लिए राजा विक्रम के पास गया था तो उन्होंने मुझे ये दिया। अभिमन्यु की बात सुनकर नकाबपोश हाथ में तलवार पकड़े धीरे धीरे कदमों से अभिमन्यु के पास आकर खड़ा हो गया और उसे गौर से देखता हुआ बोला, देखो, तुम जिस गांव में रहते हो मैं भी उसी गांव का वासी हूँ। फर्क बस इतना है कि मैं छिपकर चलते फिरते मुसाफिरों को लूट लिया करता हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें एक शर्त पर नहीं लूटूंगा अगर तुम मुझे ये बता दो कि तुम और तुम्हारी पत्नी राधा कौन है और तुम दोनों कहां से आए हो। ये सुनकर अभिमन्यु बुरी तरह से चौंक पड़ा। तुम क्या बकवास क्या कर रहे हो? मैं और मेरी पत्नी राधा हरियालीपुर गांव के ही रहने वाले हैं। झूठ बोल रहे हो तुम। सच तो ये है कि कुछ साल पहले तक हरियालीपुर गांव के लोग तुम दोनों बूढ़े पति पत्नी को जानते भी नहीं थे, मगर अचानक से तुम दोनों वहां आकर रहने लगे। गांव वालों ने तुमसे बहुत पूछा लेकिन तुमने कभी नहीं बताया कि आखिर तुम दोनों कहां से आए।
वो तो भला हो गांव के मुखिया का जिसने तुम्हें अपनी जमीन दान में दे दी। उसी जमीन पर बनी हुई झोपड़ी में तुम दोनों रह रहे हो। देखो, तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अभिमन्यु की बात सुनकर नकाबपोश क्रोधित होते हुए बोला, अच्छा, अब तुझे समझ नहीं आ रहा तो देख, अब मैं तुझे जरूर लूटूंगा। इतना बोलकर नकाबपोश ने स्वर्ण मुद्राओं की थैली अभिमन्यु से छीन ली और वहां से फरार हो गया। अभिमन्यु उदास होकर अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को सारी घटना बताते हुए बोला, अरे मैं क्या बताऊं राधा, उस डाकू की विचित्र बातें। अभिमन्यु सीधा जमींदार के घर पर पहुंच गया। बूढ़ा अभिमन्यु को देखकर जमींदार मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है अभिमन्यु, तुम इस वक्त और यहाँ मेरी हवेली में क्या कर रहे हो? जमींदार, हाथ जोड़ के निवेदन है, मुझे थोड़े से धन की आवश्यकता है। मैं बहुत जल्दी आपको लौटा दूंगा, बस आप दे दो। ठीक है अभिमन्यु, परंतु एक बात याद रखना, मैं कर्ज ब्याज सहित देता हूं। जब तुम्हारा कर्ज लौटाने का समय आएगा तब मैं अपना कर्ज ब्याज सहित लूंगा। जी जी जमींदार साहब, मुझे सब मंजूर है। पूरी बात तो सुन लो अभिमन्यु, अगर तुम मेरा कर्ज ब्याज सहित नहीं लौटा पाए तो मैं तुम्हारी झोपड़ी में कब्जा कर लूंगा और तुम दोनों पति पत्नी को धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। फिर झोपड़ी को बेचकर अपना कर्ज ब्याज सहित वसूल कर लूंगा। इतना बोलकर जमींदार ने कुछ धन अभिमन्यु को पकड़ा दिए। अभिमन्यु उस धन को लेकर घर पर आ गया और अपने इलाज एक वैद्य से कराने लगा। कुछ समय बाद अभिमन्यु बिल्कुल स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के बाद अभिमन्यु की पत्नी राधा उससे बोली, अब आप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो राधा। अब मुझे पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी। मुझे जंगल में ज्यादा लकड़ियां काट कर बेचनी होगी, क्योंकि मुझे जमींदार का कर्ज भी चुकाना है। अभिमन्यु ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक जमींदार एक व्यक्ति के साथ वहां पर आ पहुंचा और अभिमन्यु से बोला, मैं तुम्हें केवल 2 दिन का समय देता हूं। अभिमन्यु, मुझे मेरा धन ब्याज सहित वापस चाहिए। लेकिन जमींदार साहब, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने देखा तो है मैं कितना बीमार था और मैं अभी अभी तो स्वस्थ हुआ हूँ। मुझे कुछ समय और चाहिए। नहीं अभिमन्यु, 2 दिन के अंदर अगर तुमने मेरा धन ब्याज सहित वापस नहीं दिया तो वादे के मुताबिक मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को धक्के देकर इस झोपड़ी से बाहर निकाल दूंगा। और वैसे भी ये झोपड़ी भी तुम्हारी नहीं है, तो तुम्हें कोई अफसोस होना भी नहीं चाहिए। उस व्यक्ति की आवाज सुनकर अभिमन्यु चौंक पड़ा। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम तो वही हो ना जिसने मुझे जंगल में लूटा था जब मैं राजा विक्रम से 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आ रहा था। बोलो। तुमने बिल्कुल सही पहचाना अभिमन्यु, मैं वही डाकू हूँ। जमींदार के कहने पर मैं लूटपाट करता हूँ। सच कहा जाए तो मैं और जमींदार दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या? ये गलत है जमींदार, ये बहुत गलत किया तुमने। जानता ये गलत है अभिमन्यु।
अब मुझे पता लगा कि तुम राजा विक्रम से मदद मांगने के लिए गए हो। मैंने तभी रंगा को तुम्हारे पीछे लगा दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम मुझसे कर्ज मांगने कैसे आते? और अगर मैं तुम्हें कर्ज नहीं देता तो इस झोपड़ी पर मैं कब्जा कैसे करता? आखिर झोपड़ी को हमसे छीन कर तुम्हें क्या मिलेगा जमींदार? तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी हवेली है और बहुत सारा धन है, फिर तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हो? तुम इस बात से कोई लेना देना नहीं कि मुझे इस झोपड़ी को तुमसे छीनकर क्या मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें केवल 2 दिन का समय देता हूं। इतना बोलकर जमींदार उस व्यक्ति के साथ वहां से चला गया। जमींदार के जाते ही राधा फूट फूट कर रोने लगी। पता नहीं भगवान ने हमारी तकदीर में इतनी मुसीबत क्यों लिखी है। आखिर कब तक हम ऐसे जिंदगी बिताएंगे? मुझसे अब ये जिंदगी जिया नहीं जाता। आखिर कौन सा पाप हमने किया था जो आज ये सब देखना पड़ रहा है? धीरज रखो राधा, धीरज रखो। ऊपर वाला है हमारे साथ, एक दिन सब ठीक कर देगा। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। धीरज रखने के अलावा और हम कर भी क्या सकते हैं? अभिमन्यु नम आंखों से अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला गया। अभिमन्यु जंगल में चलते चलते जब थक गया तो एक पेड़ के नीचे बैठकर वो फूट फूट कर रोने लगा। अरे मैं 2 दिन में जमींदार का धन कैसे वापस करूंगा भगवान? ये क्या हो रहा है? अगर मैंने उसे धन नहीं दिया तो वो मुझसे रहने का ठिकाना भी छीन लेगा। फिर हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? तभी अचानक अभिमन्यु के सामने एक कबूतर आकर बैठ गया और अभिमन्यु को गौर से देखने लगा। अभिमन्यु उस कबूतर को देखकर रोते हुए बोला, अब मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? मुझसे अच्छे तो तुम हो। अरे कितने अच्छे लग रहे हो। आजाद पंछी की तरह इस जंगल में उड़ तो सकते हो। तुम्हें रहने की भी चिंता नहीं है। तुम तो जिस पेड़ पर बैठो वही तुम्हारा ठिकाना है। क्या बताऊं मैं कहाँ फंस गया? ऐसा नहीं है, हम कबूतर भी अपना घोंसला बनाते हैं। कबूतर के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर अभिमन्यु बुरी तरह से डर गया। मुझे देखकर डरो मत। जब मैंने तुम्हें रोते हुए देखा तो मैं यहाँ पर आ गया। क्या? मैं मतलब तुम तो कबूतर हो। तुम इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकते हो? इसका रहस्य तुम्हें कुछ समय बाद पता लग जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे घोंसले के ऊपर एक अंडा रखा हुआ है। वो एक जादुई अंडा है और मैं वो अंडा तुम्हें देना चाहता हूँ। उस अंडे की खासियत ये है कि वो जमीन में गड़ा हुआ धन बताता है। इस अंडे की मदद से तुम्हें उस गड़े हुए धन को निकालने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें केवल अंडे को गड़े हुए धन के स्थान पर रखना होगा और धन
स्वयं वहां से निकल आएगा। मगर एक बात याद रखना, तुम्हें इस अंडे की अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करनी होगी। चाहे कोई भी कितनी भी मिन्नतें करके तुमसे ये अंडा क्यों ना मांगे, तुम उसे ये अंडा नहीं दोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम और तुम्हारी पत्नी उसी समय मर जाओगे, समझे? मर जाओगे, ध्यान रखना। इतना बोलकर कबूतर उड़ते हुए अपने घोंसले पर बैठ गया। अभिमन्यु ने देखा कि उसके घोंसले में एक अंडा रखा हुआ था जो सुनहरी किरणों से चमक रहा था। अभिमन्यु उस अंडे को लेकर अपने घर आ गया और सारी घटना अपने पत्नी को बताते हुए बोला, देखो राधा, अब हमें और परेशान होने की जरूरत नहीं है। लगता है भगवान ने हमारी मदद की है। अब हमें रात का इंतजार करना चाहिए। देखते हैं कि अंडा हमें क्या बताता है। रात के समय अभिमन्यु ने सुनहरे रंग की किरणों से चमकने वाली जादुई अंडे को निकाल लिया। अचानक उस अंडे के अंदर से आवाज आई, जिस स्थान पर तुम बैठे हो वहां पर बहुत पुराने राजा का धन गड़ा हुआ है। अभिमन्यु तुरंत उस स्थान से उठ गया और उसने अंडा उसी स्थान पर रख दिया। अगले पल वहां पर स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लग गया। अभिमन्यु खुशी से चीखता हुआ अपनी पत्नी राधा से बोला, हाँ, क्या देखा देखा राधा, ये उस जादुई कबूतर ने बिल्कुल सही कहा था। इस अंडे ने हमें बताया कि धन कहाँ गड़ा हुआ है। और जैसे ही मैंने इस अंडे को उस स्थान पे रखा, अरे धन तो अपने आप निकल आया। देखो राधा। और मुझे लगता है कि जमींदार इस बात को जानता था कि मुखिया के घर में किसी पुराने राजा का धन गड़ा हुआ है, इसीलिए वो हमसे झोपड़ी छीनना चाहता था। हाँ, तुम सही कहती हो राधा। अब मैं उस जमींदार का कर्ज ब्याज सहित उसके मुंह पर मार दूंगा। बड़ा आया कहीं का जमींदार। अगले दिन अभिमन्यु जमींदार की हवेली पर चला गया और उसे धन पकड़ाते हुए बोला, अरे ओ जमींदार साहब, ये लो तुम्हारा धन और ब्याज दोनों मैंने वापस कर दिया, रखो। लेकिन तुम्हारे पास इतना सारा धन आया कहां से? जरा कान खोलकर सुनो जमींदार साहब, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं कि मेरे पास इतना सारा धन कहां से आया। जो कर्जा मैंने तुमसे लिया था वो मैंने तुम्हें वापस लौटा दिया। बस बात खत्म। इतना बोलकर अभिमन्यु वहां से चला गया। तभी वहां पर जमींदार का साथी डाकू रंगा आ पहुंचा। रंगा ने खजाने होने की बात से इनकार कर दिया और उसके कुछ कहने के बाद मुखिया ने अभिमन्यु को झोपड़ी दान में दे दी और स्वर्ग सिधार गए। रंगा, तुम अभिमन्यु के ऊपर नजर रखो, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। उस दिन से रंगा अभिमन्यु पर नजर रखने लगा। अभिमन्यु कुछ दिनों में अपने गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। वो गांव के सभी गरीब व्यक्तियों की
हाथ खोलकर मदद करने लगा। एक दिन रंगा ने अभिमन्यु के हाथ में रात के समय वो चमकदार सुनहरा अंडा देख लिया। रंगा आश्चर्य से अपने आप से बोला, ये तो देखने में एक चमत्कारी अंडा लगता है। मुझे तुरंत जमींदार को इस बात की सूचना देनी चाहिए। रंगा तुरंत जमींदार के पास जाकर उसे सारी घटना बताने लगा। वो जरूर कोई जादुई अंडा होगा और उसने शायद उस जादुई अंडे के सहारे झोपड़ी में गड़ा हुआ धन निकाला है। तो फिर देर किस बात की, हम इस अंडे को छीन लेते हैं। ऐसी गलती मत करना रंगा, पता नहीं वो जादुई अंडा कहां से लेकर आया है। देखो, हमारे हाथों से झोपड़ी में गड़ा हुआ धन तो निकल गया, लेकिन मैं अभिमन्यु को भी सुखी नहीं रहने दूंगा। जमींदार रंगा के साथ सीधा राजमहल पहुंच गया, जहां पर राजा विक्रम चिंतित अवस्था में बैठा हुआ था। जमींदार राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, महाराज, हमारे गांव में अभिमन्यु नाम का एक गरीब आदमी रहता है। उसके पास एक अद्भुत चमत्कारी अंडा है। वो रात के समय सोने की तरह सुनहरे रंगों में चमकता है। मुझे लगता है कि वो अंडा राजमहल की शोभा बढ़ाए, तो शायद अच्छा होगा। ये सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से चौंक पड़ा। ठीक है, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। राजा विक्रम तुरंत महल के एक कक्ष की ओर बढ़ गया, जहां उसकी पुत्री राजकुमारी सुलेखा बेहोश पड़ी हुई थी और एक साधु उसे देख रहे थे। राजा विक्रम साधु के पास जाकर बोला, साधु महाराज, क्या मेरी पुत्री ठीक हुई? महाराज, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपकी पुत्री को एक रहस्यमय बीमारी है, जिसे कोई वैद्य ठीक नहीं कर सकता। मैंने अपनी चमत्कारी शक्तियों से जब इसकी बीमारी का पता लगाने का प्रयास किया तो असफल रहा, परंतु इसका इलाज ढूंढने में जरूर सफल रहा हूं। साधु की बात सुनकर राजा विक्रम तुरंत सिर से दरबार में आ पहुंचा और जमींदार और रंगा की ओर देखकर बोला, क्या तुम्हें विश्वास है कि अभिमन्यु के पास जो जादुई अंडा है वो सुनहरे रंग की किरणों से चमकता है? महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वो अंडा सुनहरे रंग की किरणों से चमकता है, जिसे मैंने इसी अपनी आंखों से देखा था। राजा विक्रम अपने सैनिकों की ओर देखकर बोला, सैनिकों, जाओ और जाकर अभिमन्यु और उसकी पत्नी को यहाँ पर लेकर आओ। कुछ ही देर में अभिमन्यु और उसकी पत्नी राधा राजा विक्रम के सामने खड़े थे। राजा विक्रम, रंगा ने आपको बताया होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले मुझे किसी ने बताया था कि रंगा मुझ पर नजर रखे हुए है। परंतु आपको ये कैसे पता लगा कि मैंने वो अंडा एक जादुई कबूतर के घोंसले से हासिल किया है? वो सब जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। चलो, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि वो अंडा मेरे हवाले कर दो। क्षमा करें महाराज, जिस जादुई कबूतर ने मुझे वो अंडा दिया है, उसने मुझसे स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी भी हालत में वो अंडा किसी को भी ना दूं, चाहे कोई कितनी ही मिन्नतें कर ले, ये अंडा नहीं दे सकता मैं। बकवास बंद करो। मैंने तुम्हें पहचान लिया है अभिमन्यु। क्या तुम भूल गए
कि कुछ समय पहले तुम मुझसे 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर गए थे अपने इलाज के लिए। याद करो। हाँ महाराज, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। और वही 100 स्वर्ण मुद्राएं जमींदार और उसके साथी रंगा ने मुझसे छीन ली थी, जो कि एक छुपा हुआ लुटेरा है। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है महाराज, ये झूठ है। महाराज, अगर हम वो अंडा आपको दे देंगे तो मेरी और मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। उस जादुई कबूतर ने मेरे पति को यही चेतावनी दी थी। ये सुनकर राजा विक्रम सोच में पड़ गया और उदास शब्दों में अभिमन्यु की ओर देखकर बोला, हाँ, मुझे क्षमा कर दो। मैं अपनी पुत्री को बचाने के लिए किसी दूसरे की जान नहीं ले सकता। क्या? आपकी पुत्री को क्या हुआ महाराज? कुछ समय पहले से अचानक ही मेरी पुत्री राजकुमारी सुलेखा अब बीमार पड़ गई। मैंने उसे बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने एक साधु को बुलवाया और साधु ने अपनी चमत्कारिक शक्ति से केवल ये पता लगाया कि मेरी पुत्री सिर्फ एक जादुई अंडे से सही हो सकती है, जो सुनहरी रंग की किरणों से चमकता है, और वो जादुई अंडा एक कबूतर के घोंसले में है। ओह, अगर ऐसी बात है महाराज, तो मैं वो जादुई अंडा आपको देने के लिए तैयार हूं। तभी वहां पर रंग बिरंगी किरणों के साथ वही कबूतर प्रकट हो गया और अभिमन्यु की ओर देखकर बोला, नहीं नहीं नहीं, ऐसा भूल कर भी मत करना। तुम्हारे ऐसा करते ही तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। अगर हमारी मृत्यु किसी और के जीवन का कारण बन सकती है, तो हमारे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। मैं अंडा देने के लिए तैयार हूं। अभिमन्यु ने अंडा राजा विक्रम को पकड़ा दिया। अचानक वो कबूतर रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो गया। ये देखकर राजा विक्रम आश्चर्यचकित होकर बोला, कौन हो तुम? राजा विक्रम ने इतना कहा ही था कि तभी साधु महाराज, मेरी तो कोई संतान ही नहीं है। नहीं, तुम कोई गरीब नहीं हो, बल्कि नदियापुर राज्य के राजा अभिमन्यु हो। कुछ वर्षों पहले तुम बहुत ही घमंडी थे, और तुम्हारी पत्नी भी, यहाँ तक कि तुम्हारा पुत्र राजकुमार अशोक भी एक बहुत ही घमंडी राजकुमार था, जो कि इस समय तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम्हारे अत्याचार से प्रजा तुमसे बहुत दुखी थी। जब मैंने तुम्हें अत्याचार करने के लिए मना किया, तो तुमने साफ इनकार कर दिया। क्रोधवश आकर मैंने तुम्हें श्राप दे दिया, और तुम दोनों एक बूढ़े और बूढ़ी में परिवर्तित हो गए, और अपनी याददाश्त भूलकर हरियालीपुर गांव में बस गए। मैंने तुम्हारे पुत्र राजकुमार को भी एक कबूतर में परिवर्तित कर दिया। राजकुमार मेरे सामने बहुत रोया। मुझे राजकुमार पर तरस आ गया। मैंने राजकुमार को एक जादुई अंडा दिया और उसके कान में कहा कि कुछ समय बाद एक बूढ़ा तुम्हें मिलेगा। तुम इस अंडे को उसको दे देना। वो बूढ़ा तुम्हारा पिता होगा, और ऐसा ही हुआ। अगर तुम राजा विक्रम को अंडा देने से मना कर देते, तो तुम जीवन भर श्रापित रहते और तुम्हारा पुत्र कबूतर के रूप में ही रहता।
मगर तुमने और तुम्हारी पत्नी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर वो अंडा राजा विक्रम को दे दिया, जिसकी वजह से उनकी पुत्री की जान बच सकती है। अचानक अभिमन्यु और अभिमन्यु की बूढ़ी पत्नी राधा सुंदर राजा और रानी में परिवर्तित हो गए और साधु वहां से गायब हो गया। राजकुमार बस बस बहुत हो गया, ज्यादा मत रो। तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को उनके किए हुए कुकर्मों का फल मिल गया है। कृपया करके मुझे और मेरे माता पिता को क्षमा कर दीजिए साधु महाराज। कृपया करके हमें क्षमा कर दीजिए। ठीक कबूतर ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ उसके घोंसले में एक सुनहरा अंडा प्रकट हो गया। तुम्हें इस जादुई अंडे की हिफाजत करनी है। ये कोई साधारण अंडा नहीं है, बल्कि ये जादुई अंडा धरती में छिपे खजाने का पता बता सकता है और किसी भी रहस्यमय बीमारी को ठीक कर सकता है। कुछ समय बाद एक बूढ़ा आदमी यहाँ आएगा जो रो रहा होगा। तुम इस अंडे को उस बूढ़े को दे देना। इतना बोलकर साधु उस कबूतर के कान में कुछ बताने लगा और अचानक वहां से गायब हो गया। अरे ये क्या, खाने का समय हो गया और महारानी अभी तक आई नहीं। अरे उनकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे क्या हुआ पिताजी, आप बड़े चिंतित लग रहे हैं, कोई बात है क्या? हाँ, अरे नहीं बेटा, हम तो तुम्हारी माँ के बारे में सोच रहे थे कि खाना खाने का समय हो गया और अभी तक वो आई क्यों नहीं। हाँ पिताजी, मैं भी यही सोच रहा था कि आज माँ कहाँ रह गई। दासियों, अरे ओ दासियों, अरे कहाँ है सबके सब? जी महाराज। अरे हमारी पत्नी, तुम्हारी महारानी कहाँ है, ये बताओ। आज वो खाना खाने क्यों नहीं आई? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? अब क्या बताएं महाराज को, कहाँ है रानी साहिबा? हमें तो महारानी साहिबा ने बताने से ही मना किया है। अरे तुम सबको साफ सूंघ गया है क्या? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? महाराज ने कुछ पूछा है ना, बोलो। महाराज जी जी, जी वो अरे 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 बाप रे, कितना गुस्सा करेंगे महाराज। इतना क्रोध आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। हे भगवान, आज तो बाल बाल बचे। महारानी सही समय पर ना आती तो आज हमारी काल कोठरी की सजा तो पक्की थी। महारानी, आज आपने आने में इतनी देरी क्यों कर दी? और ये आपके हाथ में कढ़ाई, वाह वाह वाह, हा 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 हा,
इसमें से क्या तो खुशबू आ रही है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आप तो सिर्फ खुशबू से ही पेट भर लीजिए, ये मैंने मेरे लाडले के लिए बनाया है। वाह 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 वाह, क्या बात है माँ। कहीं आपने मेरा मनपसंद गाजर का हलवा तो नहीं बनाया? हाँ बेटा, बचपन से तुम्हारे लिए बनाती आई हूँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? अरे क्या माँ, क्या आपको याद नहीं है क्या कि कैसे बचपन में मैं इसकी खुशबू से ही दौड़ा चला आता था। हाँ बेटा, याद है। वो पल मैं कैसे भूल सकती हूँ। परंतु महारानी, आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? आप हमारे शाही रसोइयों को कह देती, वो आपके लिए बेहतरीन हलवा बना देता। हाँ माँ, आप मेरे लिए इतना कष्ट मत किया कीजिए। अरे बेटा, कष्ट कैसा? मुझे तो ये सब करके खुशी मिलती है। अरे बस बस महारानी, अपने इन लाडले साहब को इतना भी मत बिगाड़िए कि आने वाली आपकी बहू को तकलीफ हो जाए। क्यों? उसे तकलीफ क्यों होगी भला? मैं तो उससे भी उतना ही स्नेह करूंगी जितना अपने लाडले से करती हूँ। आखिर वो भी तो मेरे लाडले की लाडली होगी। वैसे बहू से याद आए राजकुमार भीम, तुम्हारे लिए कई राज्यों से रिश्ते आ रहे हैं। अब तुम्हारी इजाजत हो तो हम तुम्हारे लिए लड़की देखना शुरू करें। हाँ, वैसे आप ठीक ही कह रहे हैं महाराज। हमें हमारे राजकुमार के लिए लड़की देखना शुरू कर देना चाहिए। अरे नहीं 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 नहीं, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो काफी वक्त बचा है मेरी शादी के लिए, और कई सालों बाद सोचेंगे। अभी तो मैं ठीक से जवान भी नहीं हुआ। अरे अरे, ठीक से जवान नहीं हुए का क्या मतलब है? तुम्हारा अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण चल रहा है। तुम एक योग्य राजकुमार हो, हैं? कुछ सालों के बाद, यानी कि कब? देखो, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम युद्ध नीति भी सीख गए हो, शस्त्र अस्त्र का ज्ञान भी हो गया है। अब नहीं तो कब? बोलो। हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी ठीक ही तो कह रहे हैं। अब नहीं 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 नहीं, मैं अभी शादी नहीं करूंगा। मतलब नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, बस नहीं करूंगा। ये बात यहीं खत्म हो गई। चलिए पिताजी, माँ, चलिए अब मैं जा रहा हूँ शिकार करने के लिए, मुझे देर हो रही है, आज्ञा दीजिए। अच्छा बाबा, अच्छा, ठीक है ठीक है, तुम्हें जब करना है तब करो शादी, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना महारानी? जाओ। अरे तुम क्यों आ रहे हो हमारे साथ? आज हम अकेले ही जाएंगे शिकार करने। अरे नहीं 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 राजकुमार, हम आपको आर करने। हम उनके साथ जा रहे थे तो राजकुमार ने हमें रोक लिया और कहने लगे आज हमें अकेले ही जाना है शिकार करने। क्या बात कर रहे हो? क्या वो चले गए? क्या तुमने राजकुमार को रोका नहीं? हाँ महाराज, हमने उन्हें महल के बाहर रोक लिया है। महाराज,
राजकुमार को अकेले मत जाने दिया कीजिए शिकार करने। जंगल में जंगली जानवर होते हैं, कहीं कुछ हो गया तो। आपने क्यों राजकुमार के सामने उनकी शादी की बात कही? देखा, अब राजकुमार नाराज हो गए ना। अब जाओ और उनके साथ सैनिक भेज दो। ठीक है महारानी, हम अभी जाते हैं। राजकुमार, 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 आप क्यों जिद कर रहे हैं? जंगल में अकेले शिकार करने जाना ठीक नहीं होता। वहाँ पे जंगली जानवर होते हैं। अगर आपको कहीं कुछ हो गया तो फिर? अरे पर पिताजी, मैं आज अकेले जाना चाहता हूँ। अगर आपको शिकार करने जाना है तो सैनिकों को साथ लेकर जाना होगा। ये हमारा आदेश है। राजकुमार, आप अकेले ही क्यों जाना चाहते थे? अरे मुझे एकांत चाहिए था, एकांत। इसीलिए आज मैं अकेले आना चाहता था। और वैसे भी पिताजी हर बार मेरी शादी की बात करते रहते हैं। सैनिक, तुम्हें रास्ता तो पता है ना? जी महाराज, ज्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक पता है। ओ, ठीक ठाक पता होना क्या होता है? ओ भाई, मुझे घर जाना है, यहाँ जंगल में नहीं रहना है। जी राजकुमार, नक्शा तो है मेरे पास, आप निश्चिंत रहिए। बस नक्शा ही साथ में है या फिर पढ़ना भी आता है तुम्हें? क्यों? आता है राजकुमार, क्यों नहीं आता? आता है। हाँ तो ठीक है ना, निकालो उसे और देखो रास्ता। जी राजकुमार, जी। नक्शे के हिसाब से हमें दक्षिण दिशा की ओर जाना चाहिए राजकुमार। रुको। क्या आप सभी को कोई आवाज सुनाई दी? जी राजकुमार। कुछ तो है वहाँ पे, कुछ तो है। कौन है वहाँ? सामने आओ। तुम हो कौन और क्यों मासूम जानवरों का शिकार कर रहे हो? क्या हुआ? मुंह में जुबान नहीं है? जल्दी जवाब दो। बाप रे, पहली बार राजकुमार को किसी से इतना डरते हुए देखा है। हाँ, इतना तो राजकुमार किसी से नहीं डरते। अरे यहाँ तक के राजा विष्णु सिंह से भी नहीं, मतलब महाराज से भी नहीं। लेकिन राजकुमार की बोलती क्यों बंद हो गई? अरे अकल के अंधे, तू बेवकूफ का बेवकूफ ही रहेगा। अच्छा, तू बड़ा समझदार है घोचू कहीं का, है? हाँ तो मैं हूँ, घोचू नहीं, समझदार। हाँ, इतना समझदार है फिर भी सैनिक का सैनिक रह गया। बड़ा आया समझदार। अरे चुप कर तू। तुझे दिखाई नहीं देता कि राजकुमार इस युवती की सुंदरता में खो गए हैं? हाँ, और वैसे भी औरतें अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देती हैं। इससे
हमारे राजकुमार भी नहीं बच सकते? आखिरकार है तो वो भी मर्द ही ना। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। राजकुमार, राजकुमार! वो हाँ, ये युवती आपसे कुछ पूछ रही है राजकुमार। मैं राजकुमार भीम हूँ। तो क्या हुआ? अगर तुम राजकुमार हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने शौक के लिए मासूम जानवरों की जान लो। ये यहाँ का न्याय है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। तो लौट जाओ और इन जंगल के जानवरों को छोड़ दो। वापस मत आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ ठीक है, जैसा आप कहें सुंदरी, बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। चलो, अब मैं चलता हूँ, मुझे माफ करना, मैं निकलता हूँ। महाराज, हमारी मदद कीजिए। महाराज, हमारी मदद कीजिए। महाराज! बस, शांत हो जाइए। क्या बात है? हमें शांति से अपनी समस्या बताइए। हमारे खेतों में पानी की एक बूंद भी नहीं है। हमारे खेत सूख रहे हैं महाराज। अगर हमने जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था नहीं की तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए। ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। इसका हमें कुछ न कुछ करना होगा। क्यों राजकुमार, क्या कहते हो? ए भैया, लगता है कि राजकुमार अभी भी उस युवती से डरे हुए हैं। अरे घोंचू, राजकुमार डरे हुए नहीं हैं। वो तो उस युवती के ख्यालों में खोए हुए हैं। हाँ। अरे चुप कर, कुछ भी बोलता रहता है बेवकूफ कहीं का। चुप। राजकुमार भीम, ओ राजकुमार भीम! हाँ जी पिताजी। हमने तुमसे कुछ प्रश्न पूछा है राजकुमार, उसका उत्तर दीजिए। हाँ, बिल्कुल सही पिताजी। हमें अपने शौक के लिए जंगल के पशुओं का शिकार नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है और आप लोग भी इस बात को समझिए। हो राजकुमार, क्या ये जंगल शिकार? अरे ये आप ये क्या कह रहे हैं राजकुमार? माफ कीजिए पिताजी, हम अभी आते हैं हम। राजकुमार! जी पिताजी। कौन है वो लड़के? वो पिताजी वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब मेरा ध्यान था सभा में जो ये लोग बोल रहे थे, मैं तो बस। पुत्र, हम तुम्हारे पिता हैं। तुम्हारी आंखों में हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं। तो बताओ, कौन है वो कन्या? बताओ।
अब क्या बताऊं पिताजी, मुझे नहीं पता कौन थी वो। कल जब मैं शिकार करने के लिए गया था तो मैंने उसे जंगल में देखा था, बस। तो ये बात है। तो तुम जाकर उस लड़की को ढूंढते क्यों नहीं हो? हाँ? अब लेकिन पिताजी, मुझे इस बात का डर है कि अगर वो राजकुमारी नहीं हुई तो मैं उनसे विवाह नहीं कर पाऊंगा। राजकुमार, ये तुम्हारा फैसला है। तुम जिससे प्रेम कर सकते हो उससे विवाह कर सकते हो, अब भले ही फिर वो कोई साधारण कन्या ही क्यों ना हो। हाँ? हाँ, जाओ मेरे पुत्र, जाओ, ढूंढो उसे, जाओ। हाँ, वो यहाँ तो नहीं है। चलो फिर कभी आते हैं उसे ढूंढने। उस लड़की के चक्कर में ना कितनी गर्मी में हमें घूमना पड़ रहा है। दिमाग खराब कर दिया मेरा। और नहीं तो क्या, राजकुमार के प्यार के चक्कर में पता नहीं हम काहे पड़े हुए। प्यार इनको हुआ है, गर्मी में हम जल रहे हैं। हाँ? तुम दोनों को अपनी बीवियों के पास जाना है कि नहीं? जी हुजूर। हाँ तो चुप बैठो। दुखी मन से वो अपने राजमहल के कमरे में लौट आते हैं। अगले 3 दिनों तक राजकुमार राज दरबार में नहीं गए। तब महाराज ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, राजकुमार दरबार में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं? महाराज, मैंने पता किया था, राजकुमार की तबीयत बिल्कुल ठीक है, परंतु वो बहुत उदास हैं और वो राज दरबार में नहीं आना चाहते हैं। राजकुमार को खबर देकर राज दरबार में बुलाया जाए। मैं जानना चाहता हूँ कि राजकुमार की उदासी का क्या कारण है। फिर मंत्री जी ने खबर भेजकर राजकुमार को राज दरबार में बुलाया। उसके बाद महाराज राजकुमार से बोले, राजकुमार, तुम राज दरबार में क्यों नहीं आ रहे हो? मैंने सुना है कि तुम बहुत उदास हो। तुम्हारी उदासी का कारण क्या है, हमें बताओ। महाराज, आपको याद है ना काया? हाँ, उसे तो हमने राजबाग संभालने का कार्य दिया था। वो तो अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रही है। तुम्हें उससे कोई शिकायत है तो बताओ, उसे दंडित किया जाएगा। नहीं महाराज, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मुझे वो बहुत पसंद है। मैंने तो उसे विवाह का प्रस्ताव दिया था, परंतु उसने मेरा विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया और इसी कारण मैं बहुत दुखी हूँ महाराज। विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया, वो भी राजकुमार सिद्धार्थ का? परंतु क्यों? तुमने उसका कारण जानने का प्रयास नहीं किया? किया था महाराज, बहुत प्रयत्न किया था, परंतु उसने मुझे कोई भी कारण बताने से मना कर दिया। ये तो आपका अपमान है राजकुमार। मंत्री जी, काया को अभी राज दरबार में बुलाया जाए। राजा के कहने पर मंत्री जी काया को राज दरबार में बुला लाए। महाराज की जय हो, आपने मुझे याद किया। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैंने सुना है कि राजकुमार ने तुम्हें विवाह का प्रस्ताव दिया है और तुमने वो विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया है। महाराज की बात सुनकर काया कोई जवाब नहीं दे सकी और सर झुकाए खड़ी रही। ये देखकर महाराज बोले, काया, तुमने हमारे राजकुमार का विवाह प्रस्ताव क्यों ठुकराया? इसकी वजह तुम्हें बतानी होगी, वरना तुम्हें दंडित किया जाएगा।
जब महाराज के इतना कहने पर भी काया ने अपना मुंह नहीं खोला, तो महाराज ने गुस्से में अपने सैनिक को आदेश दिया। ये हमारा अपमान है सैनिक, हमारा आदेश है कि इस अपमान के बदले काया का सर अभी ही उसके धड़ से अलग कर दिया जाए। राजा का आदेश सुनकर सैनिक तलवार लेकर काया की तरफ बढ़ा। काया सर झुकाए खड़ी थी। राजकुमार को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था, परंतु काया ने महाराज का अपमान किया था और इसका दंड केवल सजाए मौत थी, इसीलिए वो चुप खड़े थे। सैनिक ने तलवार उठाई और जैसे ही काया की गर्दन पर वार करने वाला था, वैसे ही महाराज के सिंहासन पर लगा हुआ मोती जोर जोर से चमकने लगा और उसमें से बिजलियां निकली। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। सैनिक ने फिर से वार किया, परंतु फिर से उस मोती से बिजली चमकने लगी। तब महाराज ने कहा, रुक जाओ सैनिक। काया, इस मोती से तुम्हारे जीवन का कोई ना कोई संबंध जुड़ा है। हम जानना चाहते हैं कि वो क्या संबंध है। आखिर तुम्हें मारने पर इस मोती से बिजलियां कैसे निकल रही हैं? महाराज, मैं ये राज तब तक आपको नहीं बता सकती जब तक कि दूसरा मोती जो ख्वाबों के जंगल में है वो मिल ना जाए। दूसरा मोती ख्वाबों के जंगल में? हाँ राजकुमार, बस मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ कि अगर वो दूसरा मोती मिल जाए तो मैं आपसे विवाह भी कर सकती हूँ और इस मोती का रहस्य भी बता सकती हूँ। अगर ऐसा है महाराज, तो मैं उस मोती को ख्वाबों के जंगल से लेकर आऊंगा। परंतु राजकुमार, तुम हमारी एक लौती संतान हो और वहाँ हर तरह से खतरा हो सकता है। पिताजी, मैं काया से विवाह करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उस मोती को सही सलामत यहाँ तक ले आऊंगा। काया, मुझे रास्ता बताओ, ख्वाबों का जंगल कहाँ है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब काया दीदी महारानी बनेंगी। तोते की बात सुनकर सभी दरबारी हंस पड़े। उसके बाद काया बोली, राजकुमार, मैं आपको ख्वाबों के जंगल के द्वार तक लेकर जा सकती हूँ, परंतु आगे आपको स्वयं ही जाना होगा। ठीक है काया, तो चलो, मुझे ख्वाबों के जंगल के द्वार तक पहुँचा दो। राजकुमार और काया दोनों ही एक घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। उनके साथ उनका तोता भी जाता है। काफी दूर चलने के बाद वो लोग एक पहाड़ी के पीछे पहुंचते हैं। तभी उन्हें एक द्वार नजर आता है। काया राजकुमार से कहती है, राजकुमार, यही ख्वाबों के जंगल का द्वार है। मैं इससे आगे नहीं जा सकती। कोई बात नहीं काया, तुम यहीं मेरा इंतजार करना। मैं मोती लेकर जल्दी ही वापस आऊंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। रुको राजकुमार, एक बात ध्यान रखना कि ख्वाबों के जंगल में हर चीज सच्ची नहीं है। वहाँ तुम्हें हर कदम पर दो चीजें मिलेंगी, एक सच्ची होगी और एक धोखा होगी। तुम्हें सच्चाई को पहचानना होगा। और हाँ, आप मेरे तोते को अपने साथ ले जाइए, ये आपकी मदद करेगा। राजकुमार तोते को लेकर ख्वाबों के जंगल के द्वार के अंदर घुस जाता है। अंदर का दृश्य बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ बहुत तरह तरह के फूल लगे हुए थे। इतने सारे झरने भी बह रहे थे। राजकुमार ने आगे बढ़कर एक झरने के नीचे हाथ लगाया। हाथ लगाते ही वो झरना गायब हो गया। तब तोता बोला, राजकुमार भूल गए आप, काया दीदी ने आपको बताया था कि ये ख्वाबों का जंगल है। यहाँ हर चीज सच्ची नहीं होती है। हाँ तोते, तुमने सही कहा। चलो, हम आगे चलते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद राजकुमार को दो नहरें दिखाई दी, एक आग की, दूसरी पानी की। उन दोनों नहरों को देखकर राजकुमार तोते से बोला, तोता महाराज, इन दोनों नहरों में एक नहर सच्ची है और दूसरी धोखेबाज। परंतु कौन सी नहर सच्ची होगी, ये समझ नहीं आ रहा। राजकुमार, ये तो आपको ही समझना होगा। हाँ तोते,
तुम सही कह रहे हो। थोड़ी देर सोचने के बाद राजकुमार तोते से बोला, ये तो आग की नहर है, संभवत यही धोखा है। ऐसा कहकर राजकुमार ने आग की नहर में पैर रख दिया। वो नहर तुरंत ही पानी की नहर बन गई और दूसरी तरफ पानी की नहर आग की नहर में बदल गई। राजकुमार ये देखकर बहुत खुश हुए। वो पानी के ऊपर चलते हुए दूसरी तरफ पहुंच गए। फिर वो तोते से बोली, चलो तोता महाराज, अब हम आगे चलते हैं। आगे जाने पर राजकुमार को एक तरफ सुंदर लड़की हाथों में हलवा लिए खड़ी दिखाई देती है और दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत अपने हाथों में सूखी रोटी लिए हुए दोनों ही राजकुमार को इशारे से अपनी तरफ बुला रही थी। ये देखकर तोता फिर से बोला, राजकुमार, इसमें एक ही असली है और दूसरा तो धोखा है। हाँ तोते, जरूर, ये बूढ़ी औरत ही असली है और ये खूबसूरत लड़की धोखा। ऐसा कहकर राजकुमार बूढ़ी औरत की तरफ चले गए और उसके हाथों से रोटी खा ली। रोटी खाते ही वो बूढ़ी औरत एक जवान और खूबसूरत औरत में बदल गई और दूसरी जवान औरत गायब हो गई। फिर वो औरत राजकुमार से बोली, चाहिए राजकुमार, दूसरे मोती का रास्ता यहाँ से है। इस तरह राजकुमार आगे बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद राजकुमार एक कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा कि कक्ष के एक तरफ चमकता हुआ सफेद मोती रखा हुआ था और दूसरी तरफ साधारण पत्थर। राजकुमार समझ गए कि इसमें भी एक असली और दूसरा धोखा है। राजकुमार साधारण पत्थर की तरफ गए, उसे अपने हाथों में उठा लिया। जैसे ही राजकुमार ने वो पत्थर अपने हाथों में उठाया, मोती गायब हो गया और वो साधारण पत्थर चमकते हुए मोती में बदल गया। अब राजकुमार और तोता दोनों बहुत खुश थे। तेजी से वो गुफा के बाहर निकल पड़े। जल्दी वो गुफा के बाहर आ गए और फिर राजकुमार ने वो मोती काया के हाथों में देते हुए कहा, काया, ये लो, मैं ये मोती ले आया हूँ। धन्यवाद राजकुमार, आप केवल ये मोती नहीं लाए हो, आप तो मेरी खोई हुई उम्मीद ले आए हो। राजकुमार, अब मैं आपको पहले मोती का रहस्य बता देती हूँ। राजकुमार, मैं एक परी हूँ। ऐसा कहकर काया एक सुंदर परी में बदल जाती है। काया को देखकर राजकुमार की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर काया कहती है, राजकुमार, एक बार मैं अपनी सहेली के साथ घूमने के लिए जंगल आई थी। मुझे वहाँ के खूबसूरत फूल बहुत पसंद थे। मैं फूलों को तोड़ रही थी और अपनी सहेलियों के साथ उन्हें फेंक फेंक कर खेल रही थी, परंतु मुझे नहीं मालूम था कि वहीं पर एक ऋषि अपनी साधना पूरी कर रहे हैं। वो फूल ऋषि के ऊपर जाकर लगातार गिर रहे थे। थोड़ी देर बाद ऋषि गुस्से में आ गए और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। पागल परी, तूने मेरी तपस्या भंग की है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिन फूलों को खेल के तूने मेरी तपस्या भंग की है, तू उन्हीं फूलों के आसपास रहेगी। अब तू यहाँ से नहीं जा पाएगी। ऋषि को गुस्से में देख मेरी सहेलियां वहाँ से भाग गई। उसके बाद मैंने ऋषि से बहुत मिन्नतें की। मैंने उनसे कहा कि मेरी गलती है। मैंने उनसे बहुत माफी मांगी। तब ऋषि ने मुझसे कहा, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता। तुम्हें इसी जंगल में 2 वर्षों तक एक साधारण महिला बनकर गुजारने होंगे, क्योंकि तुमने मेरी 2 वर्षों की तपस्या भंग की है। 2 वर्षों बाद तुम अपने घर वापस जा सकोगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, परंतु मेरे मन में एक शंका है। ये घना जंगल है और कोई भी जानवर मुझे खा सकता है। मेरी बात समझकर ऋषि ने मेरी जान एक मोती में कैद कर दी और उस मोती को एक पेड़ के नीचे सुरक्षित रख दिया, परंतु तुम वो मोती उठाकर ले गए, इसीलिए मुझे राजमहल जाना पड़ा। उस मोती में ही मेरी जान है, इसीलिए जब वो सैनिक मुझ पर वार कर रहा था तो उस मोती से बिजली निकल रही थी। मुझे 1 वर्ष इस जंगल में रहते हुए पूर्ण हो चुका है। अगले 1 वर्ष तक मेरी जान उसी मोती में रहेगी। काया,
ये तो तुमने पहले मोती का रहस्य बताया, अब दूसरे मोती का रहस्य भी बता दो, जो तुमने ख्वाबों के जंगल से बुलाया है। नहीं राजकुमार, मैं अभी आपको दूसरे मोती का रहस्य नहीं बता सकती, परंतु समय आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। राजकुमार अब सारी बातें समझ चुका था। दोनों राजमहल आ गए। उसके बाद राजकुमार ने महाराज को सारी बातें बता दी। सारी बातें जानकर महाराज ने कहा, अच्छा, तो ये था इस मोती का रहस्य। मोती हमारे सिंहासन पर सुरक्षित है। काया, हम चाहते हैं कि अब तुम हमारे राजकुमार से विवाह कर लो। और इस तरह काया का राजकुमार सिद्धार्थ के संग विवाह हो गया। विवाह के कुछ समय उपरांत ही सिद्धार्थ के यहाँ एक बेटा हुआ। सिद्धार्थ का बेटा भी बहुत खूबसूरत था। सिद्धार्थ और काया ने उसका नाम दीपक रखा। वो अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थी, परंतु जल्दी ही सिद्धार्थ को पता चला कि उसका बेटा दृष्टिहीन है, वो देख नहीं सकता। इस बात से महाराज और राजकुमार दोनों ही दुखी थे। एक पहाड़ी के पीछे पहुंचते हैं, तभी उन्हें एक द्वार नजर आता है। काया राजकुमार से कहती है, राजकुमार, यही ख्वाबों के जंगल का द्वार है, मैं इससे आगे नहीं जा सकती। कोई बात नहीं काया, तुम यहीं मेरा इंतजार करना, मैं मोती लेकर जल्दी ही वापस आऊंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। रुको राजकुमार, एक बात ध्यान रखना कि ख्वाबों के जंगल में हर चीज सच्ची नहीं है। वहाँ तुम्हें हर कदम पर दो चीजें मिलेंगी, एक सच्ची होगी और एक धोखा होगी। तुम्हें सच्चाई को पहचानना होगा। और हाँ, आप मेरी तोते को अपने साथ ले जाइए, ये आपकी मदद करेगा। राजकुमार तोते को लेकर ख्वाबों के जंगल के द्वार के अंदर घुस जाता है। अंदर का दृश्य बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ बहुत तरह तरह के फूल लगे हुए थे। इतने सारे झरने भी बह रहे थे। राजकुमार ने आगे बढ़कर एक झरने के नीचे हाथ लगाया। हाथ लगाते ही वो झरना गायब हो गया। तब तोता बोला, राजकुमार भूल गए आप, काया दीदी ने आपको बताया था कि ये ख्वाबों का जंगल है, यहाँ हर चीज सच्ची नहीं होती है। हाँ तोते, तुमने सही कहा। चलो हम आगे चलते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद राजकुमार को दो नहरें दिखाई दी, एक आग की, दूसरी पानी की। उन दोनों नहरों को देखकर राजकुमार तोते से बोला, तोता महाराज, इन दोनों नहरों में एक नहर सच्ची है और दूसरी धोखेबाज, परंतु कौन सी नहर सच्ची होगी ये समझ नहीं आ रहा। राजकुमार, ये तो आपको ही समझना होगा। हाँ तोते, तुम सही कह रहे हो। थोड़ी देर सोचने के बाद राजकुमार तोते से बोला, ये तो आग की नहर है, संभवत यही धोखा है। ऐसा कहकर राजकुमार ने आग की नहर में पैर रख दिया। वो नहर तुरंत ही पानी की नहर बन गई और दूसरी तरफ पानी की नहर आग की नहर में बदल गई। राजकुमार ये देखकर बहुत खुश हुए। वो पानी के ऊपर चलते हुए दूसरी तरफ पहुंच गए। फिर वो तोते से बोली, चलो तोता महाराज, अब हम आगे चलते हैं। आगे जाने पर राजकुमार को एक तरफ सुंदर लड़की हाथों में हलवा लिए खड़ी दिखाई देती है और दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत अपने हाथों में सूखी रोटी लिए हुए। दोनों ही राजकुमार को इशारे से अपनी तरफ बुला रही थी। ये देखकर तोता फिर से बोला, राजकुमार, इसमें एक ही असली है और दूसरा तो धोखा है। हाँ तोते, जरूर, ये बूढ़ी औरत ही असली है और ये खूबसूरत लड़की धोखा। ऐसा कहकर राजकुमार बूढ़ी औरत की तरफ चले गए और उसके हाथों से रोटी खा ली। रोटी खाते ही वो बूढ़ी औरत एक जवान और खूबसूरत औरत में बदल गई और दूसरी जवान औरत गायब हो गई। फिर वो औरत राजकुमार से बोली, चाहिए राजकुमार, दूसरे मोती का रास्ता यहाँ से है। इस तरह राजकुमार आगे बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद राजकुमार एक कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा कि कक्ष के एक तरफ चमकता हुआ सफेद मोती रखा हुआ था
और दूसरी तरफ साधारण पत्थर। राजकुमार समझ गए कि इसमें भी एक असली और दूसरा धोखा है। राजकुमार साधारण पत्थर की तरफ गए, उसे अपने हाथों में उठा लिया। जैसे ही राजकुमार ने वो पत्थर अपने हाथों में उठाया, मोती गायब हो गया और वो साधारण पत्थर चमकते हुए मोती में बदल गया। अब राजकुमार और तोता दोनों बहुत खुश थे। तेजी से वो गुफा के बाहर निकल पड़े। जल्दी वो गुफा के बाहर आ गए और फिर राजकुमार ने वो मोती काया के हाथों में देते हुए कहा, काया ये लो, मैं ये मोती ले आया हूँ। धन्यवाद राजकुमार, आप केवल ये मोती नहीं लाए हो, आप तो मेरी खोई हुई उम्मीद ले आए हो। राजकुमार, अब मैं आपको पहले मोती का रहस्य बता देती हूँ। राजकुमार, मैं एक परी हूँ। ऐसा कहकर काया एक सुंदर परी में बदल जाती है। काया को देखकर राजकुमार की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर काया कहती है, राजकुमार, एक बार मैं अपनी सहेली के साथ घूमने के लिए जंगल आई थी। मुझे वहाँ के खूबसूरत फूल बहुत पसंद थे। मैं फूलों को तोड़ रही थी और अपनी सहेलियों के साथ उन्हें फेंक फेंक कर खेल रही थी, परंतु मुझे नहीं मालूम था कि वहीं पर एक ऋषि अपनी साधना पूरी कर रहे हैं। वो फूल ऋषि के ऊपर जाकर लगातार गिर रहे थे। थोड़ी देर बाद ऋषि गुस्से में आ गए और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। पागल परी, तूने मेरी तपस्या भंग की है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिन फूलों को खेल के तूने मेरी तपस्या भंग की है, तू उन्हीं फूलों के आसपास रहेगी। अब तू यहाँ से नहीं जा पाएगी। ऋषि को गुस्से में देख मेरी सहेलियां वहाँ से भाग गई। उसके बाद मैंने ऋषि से बहुत मिन्नतें की। मैंने उनसे कहा कि मेरी गलती है। मैंने उनसे बहुत माफी मांगी। तब ऋषि ने मुझसे कहा, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता। तुम्हें इसी जंगल में 2 वर्षों तक एक साधारण महिला बनकर गुजारने होंगे, क्योंकि तुमने मेरी 2 वर्षों की तपस्या भंग की है। 2 वर्षों बाद तुम अपने घर वापस जा सकोगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, परंतु मेरे मन में एक शंका है। ये घना जंगल है और कोई भी जानवर मुझे खा सकता है। मेरी बात समझकर ऋषि ने मेरी जान एक मोती में कैद कर दी और उस मोती को एक पेड़ के नीचे सुरक्षित रख दिया, परंतु तुम वो मोती उठाकर ले गए, इसीलिए मुझे राजमहल जाना पड़ा। उस मोती में ही मेरी जान है। इसीलिए जब वो सैनिक मुझ पर वार कर रहा था तो उस मोती से बिजली निकल रही थी। मुझे 1 वर्ष इस जंगल में रहते हुए पूर्ण हो चुका है। अगले 1 वर्ष तक मेरी जान उसी मोती में रहेगी। काया, ये तो तुमने पहले मोती का रहस्य बताया, अब दूसरे मोती का रहस्य भी बता दो, जो तुमने ख्वाबों के जंगल से बुलाया है। नहीं राजकुमार, मैं अभी आपको दूसरे मोती का रहस्य नहीं बता सकती, परंतु समय आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। राजकुमार अब सारी बातें समझ चुका था। दोनों राजमहल आ गए। उसके बाद राजकुमार ने महाराज को सारी बातें बता दी। सारी बातें जानकर महाराज ने कहा, अच्छा, तो ये था इस मोती का रहस्य। मोती हमारे सिंहासन पर सुरक्षित है। काया, हम चाहते हैं कि अब तुम हमारे राजकुमार से विवाह कर लो। और इस तरह काया का राजकुमार सिद्धार्थ के संग विवाह हो गया। विवाह के कुछ समय उपरांत ही सिद्धार्थ के यहाँ एक बेटा हुआ। सिद्धार्थ का बेटा भी बहुत खूबसूरत था। सिद्धार्थ और काया ने उसका नाम दीपक रखा। वो अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थे, परंतु जल्दी ही सिद्धार्थ को पता चला कि उसका बेटा दृष्टिहीन है, वो देख नहीं सकता। इस बात से महाराज और राजकुमार दोनों ही दुखी थे। अब राजकुमार नाराज हो गए ना? अब जाओ और उनके साथ सैनिक भेज दो। ठीक है महारानी, हम अभी जाते हैं। राजकुमार, 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 आप क्यों जिद कर रहे हैं? जंगल में अकेले शिकार करने जाना ठीक नहीं होता।
वहाँ पे जंगली जानवर होते हैं। अगर आपको कहीं कुछ हो गया तो फिर? अरे पर पिताजी, मैं आज अकेले जाना चाहता हूँ। अगर आपको शिकार करने जाना है तो सैनिकों को साथ लेकर जाना होगा। ये हमारा आदेश है। राजकुमार, आप अकेले ही क्यों जाना चाहते थे? अरे मुझे एकांत चाहिए था, एकांत। इसीलिए आज मैं अकेले आना चाहता था। और वैसे भी पिताजी हर बार मेरी शादी की बात करते रहते। सैनिक, तुम्हें रास्ता तो पता है ना? जी महाराज, ज्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक पता है। ओ, ठीक ठाक पता होना क्या होता है? ओ भाई, मुझे घर जाना है, यहाँ जंगल में नहीं रहना है। जी राजकुमार, नक्शा तो है मेरे पास, आप निश्चिंत रहिए। बस नक्शा ही साथ में है या फिर पढ़ना भी आता है तुम्हें? क्यों? आता है राजकुमार, क्यों नहीं आता? आता है। हाँ तो ठीक है ना, निकालो उसे और देखो रास्ता। जी राजकुमार, जी। नक्शे के हिसाब से हमें दक्षिण दिशा की ओर जाना चाहिए राजकुमार। रुको। क्या आप सभी को कोई आवाज सुनाई दी? जी राजकुमार। कुछ तो है वहाँ पे, कुछ तो है। कौन है वहाँ? सामने आओ। तुम हो कौन और क्यों मासूम जानवरों का शिकार कर रहे हो? क्या हुआ? मुंह में जुबान नहीं है? जल्दी जवाब दो। बाप रे, पहली बार राजकुमार को किसी से इतना डरते हुए देखा है। हाँ, इतना तो राजकुमार किसी से नहीं डरते। अरे यहाँ तक के राजा विष्णु सिंह से भी नहीं, मतलब महाराज से भी नहीं। लेकिन राजकुमार की बोलती क्यों बंद हो गई? अरे अकल के अंधे, तू बेवकूफ का बेवकूफ ही रहेगा। अच्छा, तू बड़ा समझदार है घोचू कहीं का, है? हाँ तो मैं हूँ, घोचू नहीं, समझदार। हाँ, इतना समझदार है फिर भी सैनिक का सैनिक रह गया। बड़ा आया समझदार। अरे चुप कर तू। तुझे दिखाई नहीं देता कि राजकुमार इस युवती की सुंदरता में खो गए हैं? हाँ, और वैसे भी औरतें अच्छों की बोलती बंद कर देती हैं। इससे हमारे राजकुमार भी नहीं बच सकते। आखिरकार है तो वो भी मर्द ही ना। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। राजकुमार, वो हाँ, ये युवती आपसे कुछ पूछ रही है राजकुमार। मैं राजकुमार भीम हूँ। तो क्या हुआ? अगर तुम राजकुमार हो,
इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने शौक के लिए मासूम जानवरों की जान लो। ये यहाँ का न्याय है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। तो लौट जाओ और इन जंगल के जानवरों को छोड़ दो। वापस मत आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ ठीक है, जैसा आप कहें सुंदरी, बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे माफ करना, मैं निकलता हूँ। महाराज, महाराज, मदद कीजिए, महाराज, हमारी मदद कीजिए, महाराज। बस 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 बस, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या बात है, हमें शांति से अपनी समस्या बताइए। हमारे खेतों में पानी की एक बूंद भी नहीं है। हमारे खेत सूख रहे हैं महाराज। अगर हमने जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था नहीं की तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए। ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। इसका हमें कुछ न कुछ करना होगा। क्यों राजकुमार, क्या कहते हो? ए भैया, लगता है कि राजकुमार अभी भी उस युवती से डरे हुए हैं। अरे घोंचू, राजकुमार डरे हुए नहीं हैं। वो तो उस युवती के ख्यालों में खोए हुए हैं। हाँ। अरे चुप कर, कुछ भी बोलता रहता है बेवकूफ कहीं का। चुप। राजकुमार भीम, ओ राजकुमार भीम। हाँ जी पिताजी। हमने तुमसे कुछ प्रश्न पूछा है राजकुमार, उसका उत्तर दीजिए। हाँ बिल्कुल सही पिताजी। हमें अपने शौक के लिए जंगल के पशुओं का शिकार नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है और आप लोग भी इस बात को समझिए। ओ हो राजकुमार, क्या ये जंगल शिकार? अरे ये आप ये क्या कह रहे हैं राजकुमार? माफ कीजिए पिताजी, हम अभी आते हैं हम। राजकुमार। जी पिताजी। कौन है वो लड़के? वो पिताजी वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब मेरा ध्यान था सभा में जो ये लोग बोल रहे थे, मैं तो बस। पुत्र, हम तुम्हारे पिता हैं। तुम्हारी आंखों में हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं। तो बताओ, कौन है वो कन्या? बताओ। अब क्या बताऊं पिताजी, मुझे नहीं पता कौन थी वो। कल जब मैं शिकार करने के लिए गया था तो मैंने उसे जंगल में देखा था, बस। तो ये बात है। तो तुम जाकर उस लड़की को ढूंढते क्यों नहीं हो? हाँ? अब लेकिन पिताजी, मुझे इस बात का डर है कि अगर वो राजकुमारी नहीं हुई तो मैं उनसे विवाह नहीं कर पाऊंगा। राजकुमार, ये तुम्हारा फैसला है। तुम जिससे प्रेम कर सकते हो उससे विवाह कर सकते हो,
अब भले ही फिर वो कोई साधारण कन्या ही क्यों ना हो। हाँ? हाँ, जाओ मेरे पुत्र जाओ, ढूंढो उसे, जाओ। हाँ, वो यहाँ तो नहीं है। चलो फिर कभी आते हैं उसे ढूंढने। उस लड़की के चक्कर में ना कितनी गर्मी में हमें घूमना पड़ रहा है, दिमाग खराब कर दिया मेरा। और नहीं तो क्या, राजकुमार के प्यार के चक्कर में पता नहीं हम काहे पड़े हुए हैं। प्यार इनको हुआ है, गर्मी में हम जल रहे हैं, हैं? तुम दोनों को अपनी बीवियों के पास जाना है कि नहीं? जी 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 हुजूर। हाँ तो चुप बैठो। दुखी मन से वो अपने राजमहल के कमरे में लौट आते हैं। अगले 3 दिनों तक राजकुमार राज दरबार में नहीं गए। तब महाराज ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, राजकुमार दरबार में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं? महाराज, मैंने पता किया था, राजकुमार की तबीयत बिल्कुल ठीक है, परंतु वो बहुत उदास हैं और वो राज दरबार में नहीं आना चाहते हैं। राजकुमार को खबर देकर राज दरबार में बुलाया जाए। मैं जानना चाहता हूँ कि राजकुमार की उदासी का क्या कारण है। फिर मंत्री जी ने खबर भेजकर राजकुमार को राज दरबार में बुलाया। उसके बाद महाराज राजकुमार से बोले, राजकुमार, तुम राज दरबार में क्यों नहीं आ रहे हो? मैंने सुना है कि तुम बहुत उदास हो। तुम्हारी उदासी का कारण क्या है, हमें बताओ। महाराज, आपको याद है ना काया? हाँ हाँ, उसे तो हमने राजबाग संभालने का कार्य दिया था। वो तो अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रही है। तुम्हें उससे कोई शिकायत है तो बताओ, उसे दंडित किया जाएगा। नहीं महाराज, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मुझे वो बहुत पसंद है। मैंने तो उसे विवाह का प्रस्ताव दिया था, परंतु उसने मेरा विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया और इसी कारण मैं बहुत दुखी हूँ महाराज। विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया, वो भी राजकुमार सिद्धार्थ का? परंतु क्यों? तुमने उसका कारण जानने का प्रयास नहीं किया? किया था महाराज, बहुत प्रयत्न किया था, परंतु उसने मुझे कोई भी कारण बताने से मना कर दिया। ये तो आपका अपमान है राजकुमार। मंत्री जी, काया को अभी राज दरबार में बुलाया जाए। राजा के कहने पर मंत्री जी काया को राज दरबार में बुला लाए। महाराज की जय हो, आपने मुझे याद किया। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैंने सुना है कि राजकुमार ने तुम्हें विवाह का प्रस्ताव दिया है और तुमने वो विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया है। महाराज की बात सुनकर काया कोई जवाब नहीं दे सकी और सर झुकाए खड़ी रही। ये देखकर महाराज बोले, काया, तुमने हमारे राजकुमार का विवाह प्रस्ताव क्यों ठुकराया? इसकी वजह तुम्हें बतानी होगी, वरना तुम्हें दंडित किया जाएगा। जब महाराज के इतना कहने पर भी काया ने अपना मुंह नहीं खोला, तो महाराज ने गुस्से में अपने सैनिक को आदेश दिया, ये हमारा अपमान है। सैनिक, हमारा आदेश है कि इस अपमान के बदले काया का सर अभी ही उसके धड़ से अलग कर दिया जाए। राजा का आदेश सुनकर सैनिक तलवार लेकर काया की तरफ बढ़ा। काया सर झुकाए खड़ी थी। राजकुमार को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था, परंतु काया ने महाराज का अपमान किया था और इसका दंड केवल सजाए मौत थी, इसीलिए वो चुप खड़े थे। सैनिक ने तलवार उठाई और जैसे ही काया की गर्दन पर वार करने वाला था,
वैसे ही महाराज के सिंहासन पर लगा हुआ मोती जोर जोर से चमकने लगा और उसमें से बिजलियां निकलने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। सैनिक ने फिर से वार किया, परंतु फिर से उस मोती से बिजली चमकने लगी। तब महाराज ने कहा, रुक जाओ सैनिक। काया, इस मोती से तुम्हारे जीवन का कोई ना कोई संबंध जुड़ा है। हम जानना चाहते हैं कि वो क्या संबंध है। आखिर तुम्हें मारने पर इस मोती से बिजलियां कैसे निकल रही हैं? महाराज, मैं ये राज तब तक आपको नहीं बता सकती जब तक कि दूसरा मोती जो ख्वाबों के जंगल में है वो मिल ना जाए। दूसरा मोती ख्वाबों के जंगल में? हाँ राजकुमार, बस मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ कि अगर वो दूसरा मोती मिल जाए तो मैं आपसे विवाह भी कर सकती हूँ और इस मोती का रहस्य भी बता सकती हूँ। अगर ऐसा है महाराज, तो मैं उस मोती को ख्वाबों के जंगल से लेकर आऊंगा। परंतु राजकुमार, तुम हमारी एक लौती संतान हो और वहाँ हर तरह से खतरा हो सकता है। पिताजी, मैं काया से विवाह करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उस मोती को सही सलामत यहाँ तक ले आऊंगा। काया, मुझे रास्ता बताओ, ख्वाबों का जंगल कहाँ है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब काया दीदी महारानी बनेंगी। तोते की बात सुनकर सभी दरबारी हंस पड़े। उसके बाद काया बोली, राजकुमार, मैं आपको ख्वाबों के जंगल के द्वार तक लेकर जा सकती हूँ, परंतु आगे आपको स्वयं ही जाना होगा। ठीक है काया, तो चलो, मुझे ख्वाबों के जंगल के द्वार तक पहुँचा दो। राजकुमार और काया दोनों ही एक घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। उनके साथ उनका तोता भी जाता है। काफी दूर चलने के बाद वो लोग एक पहाड़ी के पीछे पहुंचते हैं। तभी उन्हें एक द्वार नजर आता है। काया राजकुमार से कहती है, राजकुमार, यही ख्वाबों के जंगल का द्वार है। मैं इससे आगे नहीं जा सकती। कोई बात नहीं काया, तुम यहीं मेरा इंतजार करना। मैं मोती लेकर जल्दी ही वापस आऊंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। रुको राजकुमार, एक बात ध्यान रखना कि ख्वाबों के जंगल में हर चीज सच्ची नहीं है। वहाँ तुम्हें हर कदम पर दो चीजें मिलेंगी, एक सच्ची होगी और एक धोखा होगी। तुम्हें सच्चाई को पहचानना होगा। और हाँ, आप मेरी तोते को अपने साथ ले जाइए, ये आपकी मदद करेगा। राजकुमार तोते को लेकर ख्वाबों के जंगल के द्वार के अंदर घुस जाता है। अंदर का दृश्य बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ बहुत तरह तरह के फूल लगे हुए थे। इतने सारे झरने भी बह रहे थे। राजकुमार ने आगे बढ़कर एक झरने के नीचे हाथ लगाया। हाथ लगाते ही वो झरना गायब हो गया। तब तोता बोला, राजकुमार, भूल गए आप? काया दीदी ने आपको बताया था कि ये ख्वाबों का जंगल है। यहाँ हर चीज सच्ची नहीं होती है। हाँ तोते, तुमने सही कहा। चलो, हम आगे चलते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद राजकुमार को दो नहरें दिखाई दी, एक आग की, दूसरी पानी की। उन दोनों नहरों को देखकर राजकुमार तोते से बोला, तोता महाराज, इन दोनों नहरों में एक नहर सच्ची है और दूसरी धोखेबाज। परंतु कौन सी नहर सच्ची होगी, ये समझ नहीं आ रहा। राजकुमार, ये तो आपको ही समझना होगा। हाँ तोते, तुम सही कह रहे हो। थोड़ी देर सोचने के बाद राजकुमार तोते से बोला, ये तो आग की नहर है। संभवत यही धोखा है। ऐसा कहकर राजकुमार ने आग की नहर में पैर रख दिया। वो नहर तुरंत ही पानी की नहर बन गई और दूसरी तरफ पानी की नहर आग की नहर में बदल गई। राजकुमार ये देखकर